Hello students, today we are going to start Kingdom Fungi. लास्ट वीडियो में हमने मोनेरा किंगडम स्टडी किया था, तो अब हम बॉटनी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं एंड दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हमने सिर्फ एक ही किंगडम अभी तक देखी है, दैट इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज मोनेरा। मोनेरा जो है किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स है। उसके अलावा जो चार किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सभी किंगडम्स यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं। अब हम बात करते हैं प्लोइडी की। तो यहाँ पे आपको मेंशन्ड है कि इनकी नेचर जो है किस तरह की होती है, हैप्लोइड। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें डिप्लॉयड नहीं होता, इनमें मोस्टली हैप्लोइड, इवन डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड भी प्रेजेंट होती है। लेकिन जो इनके हाइफी मोस्टली होते हैं वो हैप्लोइड नेचर के होते हैं। अगर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाए तो पॉलीप्लॉयड भी प्रेजेंट हो सकती है। तो इट मीन्स यहाँ पे हैप्लोइड भी हो सकते हैं, मोस्टली हैप्लोइड, डिप्लॉयड भी हैं और पॉलीप्लॉयड भी प्रेजेंट होती है। अब बात आ जाती है इनकी करेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ये आपने याद रखना है, क्या है ये, मल्टी सेलुलर है ये। तो मल्टी सेलुलर, इससे पहले जो हमारी दो किंगडम्स हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, दोनों की दोनों किंगडम्स क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट मल्टी सेलुलर जो है किंगडम है जिनमें ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज ऑफ ईस्ट। ईस्ट एक ऐसी फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है। और इसके अलावा जितने भी फंजाई हैं उनके हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें उनका स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, फिलामेंटस टाइप का। लेकिन ईस्ट ही एक ऐसी फंजाई है जिसका नॉन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर फिलामेंटस नहीं होता। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज न्यूट्रिशन। अब हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। व्हाट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से रिसीव करते हैं या उसी में से एब्जॉर्ब करते हैं। हमने 10th क्लास में जो है फंजाई का न्यूट्रिशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि दे secrete enzymes on the nutrient medium. The enzyme perform the digestion of the nutrients, and then the fungi absorb the digested nutrients. जो भी वहाँ पे digested nutrients होते हैं उनको फंजाई जो है वो absorb कर लेती है। तो अब बात आ जाती है थर्ड, दैट इज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर दैट इज थैलस लाइक। व्हाट डू यू मीन बाय थैलस, यहाँ पे याद रखना है थैलस किसे कहा जाता है, विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्रॉपर स्ट्रक्चर्स। जो किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट ना हो तो उसे कहा जाता है थैलस। तो यहाँ पे है विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्रॉपर स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट जो ये टर्म है फंजाई, ये टर्म किसने कॉइन की थी, तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है इनका, दैट इज गस्पार्ड बोहिन। गस्पार्ड बोहिन ने सबसे पहले जो है इस टर्म को कॉइन किया था। नाउ द स्टडी ऑफ फंजाई, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई, दैट इज नोन एज mycology. Mycology is the branch of science which deals with the study of fungi. Now who is father of biology, सॉरी फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी या हम इनको कह देते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। तो कौन है, दैट इज एंटन डी बेरी। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच फंजाई प्रेफर टू ग्रो।
किन कंडीशंस में फंजाई सबसे ज़्यादा ग्रो करना प्रेफर करते हैं? तो यहाँ पे आपने मेनली याद रखना है द टू कंडीशन आर देयर, वार्म एंड वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। तो जो वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं वहाँ पे फंजाई सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ग्रो करना। आपने देखा होगा ये दोनों कंडीशंस किस सीजन में प्रेजेंट होती हैं? रेनी सीजन में। हम रेनी सीजन में देखते हैं वार्मथ भी होती है और मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, और हम देखते हैं कि ड्यूरिंग रेनी सीजन जो हमारा फूड स्टफ है, अगर हम बाहर काफ़ी टाइम तक उसको रहने देते हैं तो बहुत ही जल्दी वो जो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? उसमें ज़्यादातर फंगस या माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि इनके लिए सबसे सुटेबल कंडीशन ही ग्रोथ के लिए ये होती है। Now next move to the phases in the life cycle of fungi. मीन फंजाई के लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस जो है वो आती हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट इज वेजिटेटिव फेज एंड द सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज। अब वेजिटेटिव फेज में क्या है? वेजिटेटिव फेज वो फेज है जिसमें जो फंजाई है वो सिर्फ माइसीलियल ग्रोथ करती है, and the reproductive phase in which reproductive bodies are formed on the structure of or on the mycelium of fungi. Let's start with the first phase, that is vegetative phase. Vegetative phase consists of long, slender, thread-like structures known as hyphae. ये आपने याद रखना है। लॉन्ग जो है थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं दैट इज नोन एज हाइफी। तो किससे फॉर्मेशन होती है? जब भी स्पोर जर्मिनेट करेंगे। दीज आर अराइज फ्रॉम स्पोर्स व्हेन फाउंड फेवरेबल कंडीशंस टू जर्मिनेट। तो स्पोर्स को जब भी जर्मिनेशन के लिए सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं, यहाँ पे आपको बना रखा है एक स्पोर है, तो स्पोर एक सबस्ट्रेटम के ऊपर जहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट मीडियम और फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं वहाँ पे ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है और एक सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं हाइफा। अब ये हाइफा क्या करता है? ये आगे जाके इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत ही नेटवर्क बना देता है हाइफी का। इस पूरे नेटवर्क को कहा जाता है माइसीलियम, दैट इज नेटवर्क ऑफ हाइफी। ये तो है यहाँ तक इसका वेजिटेटिव फेज। यहाँ तक जो हम देख रहे हैं ये वेजिटेटिव फेज है। नाउ द नेक्स्ट फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में इसके ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स और फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन होती है या स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें स्पोर्स बनेंगे। तो इस डायग्राम में आपको बता रखा है स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो है स्पोर्स जो है उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों फेजेस को। वेजिटेटिव फेज इट इज, अब आपने यहाँ पे याद रखना है मेनली क्या है मेन, कि जो एसिमिलेटिव फेज है। एसिमिलेटिव क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहाँ पे ये फूड की एब्जॉर्प्शन कर रहा है अपने एनवायरनमेंट से, इसलिए इसको एसिमिलेटिव फेज कहा गया। रैपिड एब्जॉर्प्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइफी और माइसीलियम फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। दिस फेज इज नॉट नोटेबल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये फेज नोटेबल नहीं होता, आप उसको देख नहीं सकते, इसका पता नहीं चलता हमें कि हाइफा कब ग्रो कर रहा है या माइसीलियम कब बन रहा है। क्यों नहीं पता चलता? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ अंडर और इनसाइड द सबस्ट्रेटम। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ मैक्सिमम कहाँ पे हो रही है? इनसाइड द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के अंदर हो रही है। नाउ नेक्स्ट फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ही क्रूशियल फेज होता है लाइफ साइकिल का, जहाँ पे हाइफी दे बिकम एरियल एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। इन these स्ट्रक्चर्स स्पोर्म्स आर formed which on germination start the vegetative phase। तो यहाँ पे सबसे मेन इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब बात आ जाती है टिश्यू स्ट्रक्चर की। तो टिश्यू स्ट्रक्चर, हालांकि ये सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें ट्रू टिश्यूज की फॉर्मेशन हो चुकी है, बट
टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेक्टन काइमा। तो ये प्लेक्टन काइमा को भी हमने सब ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, प्रोसन काइमा एंड स्यूडो प्लेक्टन काइमा। प्रोसन काइमा किसे कहा जाएगा? जब जो हाइफी है वो लूजली एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं, बट लूजली हेल्ड, तो जिसकी वजह से उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल कैसी हो जाती है, पैरेलल अरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह से, इस तरह से एक हाइफा हो गया, एक दूसरा हाइफा हो गया, फिर इस तरह से तीसरा हाइफा हो गया, जिनके बीच में गैप है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको बोला जाएगा प्रोसन काइमा। अब स्यूडोप्लैक्टन काइमा क्या है? इसमें बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं, ये हाइफी हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली जो है एसोसिएटेड है। यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हाइफी हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी। तो इनका इस तरह से लगता है जैसे कि प्लांट्स में हमने पैरेनकाइमा पढ़ा था, उसी तरह से हमें इनकी अरेंजमेंट लगती है। तो इट इज द टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर इन केस ऑफ फंजाई। अब यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ किंगडम फंजाई। ये आप देख रहे हैं। अब जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रॉटन फूड है, जो कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंजाई जो है ग्रो कर चुकी है। यहाँ पे एक आप ये डायग्राम देख रहे हैं, एक आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो फंजाई है वो किसके ऊपर ग्रो कर रही है, ऑन वुडन लॉग्स, लकड़ी के ऊपर, पेड़ों के ऊपर ग्रो कर रही है। क्योंकि इसका आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है, डेड पार्ट होता है, तो डेड पार्ट के ऊपर ये ग्रो करती है। इसी तरह आप यहाँ पे इमेजेस देख रहे हैं। ये इमेज आप देख रहे हैं जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फंगस बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सोइल के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर फंगस जो है ग्रो हो रही है। नेक्स्ट आपको डायग्राम में, अब ये आपको तीन टर्म्स मैंने बताई थी। फर्स्ट वन इज हाइफा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये है हाइफा, ये हाइफा है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें बीच बीच में वॉल्स भी हमें दिखाई दे रही हैं। ये कुछ वॉल्स है जो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। इन वॉल्स को, क्रॉस वॉल्स जिनको हम कहते हैं, इनको कहा जाता है सेप्टम। ठीक है, तो ये सेप्टम है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियस हैं। तो एक न्यूक्लियस भी हो सकता है या दो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं विद इन द सेप्टम। अब यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि कितने सारे हाइफी है जिनका मैशवर्क बन चुका है। तो इसको कहा जाएगा माइसीलियम। यहाँ पे आपको थर्ड डायग्राम में दे रखा है सेल वॉल। ये जो हाइफा होता है इसकी जो सेल वॉल होती है ये किससे बनी होती है? यहाँ पे तीन कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। काइटिन, आपने याद रखना है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, प्रोटीन्स एंड ग्लूकन्स। तो ये तीन कंपोनेंट है जिससे मिलके जो फंजाई है या हाइफा है उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। नाउ अब बात आ जाती है किस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ये आपको वन बाय वन जो है फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में आपको बताया जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द टाइप्स ऑफ हाइफी। अब जो हाइफी हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, that is septate and aseptate hyphae. Septate किन्हें कहा जाएगा? In some hyphae cross walls are laid down at the time of nuclear division. कि जब भी न्यूक्लियर डिवीजन होगी हाइफा के अंदर, तो वहां पे अगर वहां पे क्रॉस वॉल्स, जो अभी आपको सेप्टम बताया था, अगर उनकी फॉर्मेशन हो जाती है तो उन तरह के हाइफा को बोलते हैं सेप्टेट सेल्स। उसकी वजह से सेल्स में एक, दो या ज्यादा न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये सेल्स बन रही हैं, अब यहाँ पे आपको ये सेप्टेट हाइफी बताया है, इसके बीच में ये क्रॉस वॉल बन रही है, सेप्टा की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से उनमें जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन आपको ये बताया ये जो सेप्टम बन रहे हैं दीज आर सेल्डम कंप्लीट। सेल्डम कंप्लीट का मतलब क्या होता है? सेल्डम कंप्लीट मीन कि ये जो हाइफी हैं इनके बीच में, जो ये सेप्टा है इनके बीच ये कंप्लीट नहीं, उनके बीच में कोई ना कोई पोर प्रेजेंट होता है।
तो उनके बीच में पोर, ताकि जो साइटोप्लाज्म है वो एक सेल का दूसरी के साथ न्यूट्रिएंट को शेयर कर पाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं या बीच में पोर्स भी प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है एसेप्टेट हाइफी। एसेप्टेट हाइफी जिसमें जो क्रॉस वॉल्स हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट नहीं लिखा गया, क्रॉस वॉल्स आर नॉट, यहाँ पे आपको ऐड करना है, दैट इज क्रॉस वॉल्स आर नॉट laid down at the time of nuclear division, जिसमें क्रॉस वॉल जो है that are not laid at the time of nuclear division, यहाँ पे आप ऐड कर लें। यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो क्योंकि ये कलर पेन से था तो यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो आपने याद रखना है क्रॉस वॉल्स आर नॉट लेड डाउन एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। इसकी वजह से जो हाइफा होता है, क्योंकि क्रॉस वॉल्स नहीं है तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है, और इस तरह के हाइफा को बोला जाता है सिनोसिटिक हाइफा या कोएनोसिटिक हाइफा इसको बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में कोई भी क्रॉस वॉल्स नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इस हाइफा ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई और इसको कहा गया सिनोसिटिक हाइफा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी। अभी हमें पीछे जो है स्ट्रक्चर इसका देखा, तो हाइफी और सेल वॉल, हाइफी या हाइफी की जो सेल वॉल है इट कंटेन्स काइटिन, और काइटिन को हम फंगस सेलुलोज भी कहते हैं, ये आप बात आपने ध्यान रखनी है, दैट इज फंगस सेलुलोज। अलोंग विद इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंसेस जो भी है इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब बात आ जाती है कंपोजिशन ऑफ काइटिन। काइटिन की क्या कंपोजिशन है, इट इज मेड अप ऑफ एसिटाइल ग्लूकोजामीन यूनिट्स, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। काइटिन की क्या कंपोजिशन है, दैट इज एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। अब स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल, अगर हम हाइफा के अंदर की जो सेल है उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें, तो टिपिकल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जो आपने यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा होता है, कि पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, इसमें रिजर्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन एंड ऑयल है। जिस तरह एनिमल्स में भी यही रिजर्व फूड होता है और फंजाई में भी यही रिजर्व फूड होता है। बस इसमें थोड़ा सा आपने याद रखना है, इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है। तो ये तो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेप्टा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी, जिसको हम कहें कि किस किस तरह से सेप्टा की फॉर्मेशन होती है। Now, in the next video, we will discuss about different types of reproductive methods, whether they are vegetative, asexual, or sexual reproductive methods.